anybody from south never raises question कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। कभी इन लोगों को पता भी नहीं था। दे आर द चैंपियंस ऑफ बैकवर्ड। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर दिस नल एंड वॉइड, जो सफेद हाथी की तरह, इसको हम कहते हैं कि बैकवर्ड कमीशन फ्रॉड, एनसीपीसी फ्रॉड कांग्रेस ने किया कि एक झूठा कमीशन बना दिया, 30 साल तक पैसे बर्बाद किए पब्लिक के, और उस कमीशन को कोई राइट्स नहीं। अगर कहीं रिजर्वेशन रोस्टर में वायलेशन है, कहीं रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इफ यू राइट देम, गिव देम कंप्लेंट इन राइटिंग, दे वर नॉट हैविंग द स्टेटस टू टेक अप द केस और उसकी सुनवाई कर सके, ये अधिकार नहीं था। तो ये कमीशन किस 30 साल तक किस लिए था? ये देश के 54% आबादी को बेवकूफ बनाने के लिए। आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड था। और नरेंद्र मोदी जी व्हाट ही डिड, दैट इज व्हाई आई से कि देश की आजादी के बाद बैकवर्ड क्लास के लिए अगर किसी ने अगर बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ किया है तो वो नरेंद्र मोदी। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अब देखिए वो अभी हंसराज अहीर, द सेकंड चेयरमैन, ही केम टू तेलंगाना, महाराष्ट्र के तेलंगाना अभी आया था, तेलंगाना विजिट उन्होंने किया, चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक किया, एंड ही हैज एक्सप्रेस्ड, आपने अगर रिपोर्ट पढ़ा होगा, हाल ही में के लक्ष्मण जी ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि यहां पर तेलंगाना में रिजर्वेशन फ्रॉड है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड इन तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग अ व्हाइट पेपर ऑफ देयर 9 years rule, दो दे आर सेलिब्रेटिंग दशाब्दी। ये 9 साल में कोई 10 साल का सेलिब्रेशन करता है क्या? 24 साल में सिल्वर जुबली बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और 300 करोड़ ये सरकार खर्च करेगी। मैं तो कहता हूं कि 9 years में तेलंगाना गवर्नमेंट को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए और बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर कि अब तक कितनी नौकरी किस डिपार्टमेंट में कितने दिए, बैकवर्ड क्लासेज में किस किस कम्युनिटी को कितना नौकरी दिया, इस पर व्हाइट पेपर लाना चाहिए। बिकॉज Telangana government is one of the government which is cheating the backward classes in real sense. आपको 2 पैसे पीजी। थर्ड डिसीजन जो है ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड है, जो मिडिल लेवल और हायर लेवल बिजनेस कम्युनिटी है उसको 1 करोड़ टू वेंचर कैपिटल फंड हैज बीन क्रिएटेड। जितने काम हुए हैं ओबीसी के इंटरेस्ट में। और अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक विजिट किया बिहार में, यहां पर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में फ्लॉज है, कई जगहों पर एग्रीकल्चर का इनकम भी जोड़ा जा रहा है, विच इज अ वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी रिमोट एरिया में जो है किन जातियों को मिल रहा है। 15 जाति 14 जाति के लिए निकाला है कि उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए कैसा फ्रॉड गवर्नमेंट है। तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास लिस्ट में 138 कास्ट है, मुझे जहां तक याद है अप्रोक्सीमेट 138 कास्ट है। आप 14 जाति को कहते हैं कि 1 लाख मिलेगा, तो क्या बैकवर्ड्स को आपस में भेद पैदा करके लड़ाने का काम कर रहे हैं? पहला चीज, they don't want the OBC community to be united, first allegation. Second is that you open the portal कि 1 लाख अगर लेना है और 1.5 लाख इनकम है तो वो ले सकते हैं, और पोर्टल का टाइम क्लोज हो गया। All the administrative officers are busy celebrating the Shapti. Nobody is ready to provide you the certificate, income certificate. और जब मंडल कमीशन के तहत क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए 8 लाख का बैरियर है कि अगर रिजर्वेशन चाहिए, अगर कोई बेनिफिट चाहिए तो 8 लाख का इनकम होना चाहिए एनुअल।
तो आपने वो लाभ देने के लिए वो भी 14 जातियों को 1.5 लाख का इनकम बैरियर क्यों रखा? ये तो सीधा सीधा बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर खुद का ब्रांडिंग करके प्रचार करके वोट लेने का साजिश है और बैकवर्ड क्लास को ठगने का साजिश है। ये बात सभी लोगों को तेलंगाना में जा कर बताना चाहिए कि मोस्ट ह्यूमिलिएटेड कम्युनिटी इन तेलंगाना इज द बैकवर्ड क्लास एंड तेलंगाना गवर्नमेंट इज डूइंग फ्रॉड। ये भी एक तरह का थे, अखबार बंद हो जाता था। आप तेलंगाना में ऑपोजिशन के वॉइस को जबरन दबाने का भी प्रयास होता था। मीडिया के पास भी एक मीडिया के लोगों पर भी दबाव है। और सबसे इंटरेस्टिंग कि पटना में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में पूरा अखबार आप खोलिए तो हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में फुल पेज केसीआर का ऐड है। इतने पैसे कहां से लाते हो भाई? पूरे देश के सभी अखबार में जितने अखबार छपते हैं, एक दिन अगर ऐड दोगे फुल पेज तो 1000 करोड़ कम से कम खर्च हो जाएगा। तो एक दिन में 1000 करोड़ उड़ा देंगे। पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं हो रहा। एंड इन ऑल द स्कीम्स देयर इज मिडिलमैन स्कीम। इन ऑल द social welfare schemes, either the TRS party workers are acting or either the administrative middleman is there. If you don't pay the bribe, अगर आप घूस नहीं देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, नरेंद्र मोदी जी has done revolution in this country. 5 lakh rupees free health care facility under the Ayushman Bharat scheme. Why not Ayushman Bharat scheme is launched here? In my state, even I am sending patients to different hospitals, talking to the doctors who are being treated for cancer and very serious ailment. फ्री में एक गरीब आदमी कार्ड लेके जाता है और 5 लाख रुपए का इलाज करा के आता है। कितना बड़ा स्कीम है। इसको आपने अब कहा है कि लॉन्च करेंगे। अब शायद गवर्नमेंट हैज परमिटेड, लेकिन 9 साल बर्बाद कर दिए। 9 साल में कितने लोग मर गए होंगे जिनको पैसा नहीं होगा? और सीएम रिलीफ फंड से कितने पैसे मिलते हैं? अगर हर एलिमेंट के लिए अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो सीएम रिलीफ फंड से फुल पेमेंट नहीं होता है, टोकन मनी देते हैं 50,000 1 लाख। तो इतने से एक गरीब आदमी का कोई काम चलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का कितना बड़ा योजना है, आप सोचिए। अगर इतना ही था तो वो पुअर्स के लिए तो ये 5 लाख रुपए को सबके लिए कर देते। केसीआर गवर्नमेंट अगर इतनी ही प्रो पीपुल है तो वो कर देती, प्रोफेशनल्स को फ्री कर देती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो प्रोमिनेंट वेलफेयर स्कीम्स है वो सारे तेलंगाना में लागू नहीं हो रहे। केंद्र सरकार जितने पैसे दे रही है, इवन जीएसटी कलेक्शन का जो शेयर है, तेलंगाना का जीएसटी कलेक्शन है, उसके मुकाबले जीएसटी शेयर जो केंद्र सरकार दे रही है इन कंपैरिजन टू मेनी स्टेट्स दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तेलंगाना की सरकार उसको नाम बदल के उसको डिफरेंट स्कीम्स के अंदर मनी को साइफोन ऑफ कर रही है, पैसा को भ्रष्टाचार में इधर उधर बर्बाद कर रही है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं इमरजेंसी के डिस्कशन में कि तेलंगाना में भी इमरजेंसी जैसे हालात है। तेलंगाना के जो पॉलिटिकल इमरजेंसी है, इससे आज तेलंगाना के लोगों को लड़ने की जरूरत है। ये पैसा दिखा के, झूठ का प्रचार करके ये लोग आपके जमीन और जमीर सबको बेच देंगे और कल आप फिर ठगे जाएंगे। आज इस तेलंगाना की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे, नहीं तो एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है। कोई आम पब्लिक बोलने से डरती है, ये भी गांव में मैं घूम के देख चुका हूं। और बीआरएस और टीआरएस इन कोलैबोरेशन विद द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर रेड टैपिज्म है, लाल फीताशाही है। और इस लाल फीताशाही के कारण जनता का दमन भी है और उत्पीड़न भी है।
आम पब्लिक इज फीलिंग द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट हेजेमनी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये केसीआर परिवार का राजशाही है, राजशाही। ये राजतंत्र बना के लोग तेलंगाना को रख दिया और तेलंगाना के शहीदों का भी अपमान। आज जब इमरजेंसी को याद करने के लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में जो अनअनाउंस्ड अघोषित आपातकाल लागू है, इससे भी लड़ने की जरूरत है और हम तेलंगाना की जनता को इस इमरजेंसी से, अघोषित आपातकाल से मुक्त कराकर एक नई सरकार की जब बहाली करेंगे तब तेलंगाना विकास के मार्ग पर। सारे स्कीम्स में मेरे पास कहने के लिए मैं 10 घंटे बोल सकता हूं, इतने मेरे पास डेटा है और सारे इनके स्कीम्स को मैंने देखा है और मुझे अफसोस है आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, रोडवेज में सारे काम केंद्र सरकार के पैसे। भाई साहब आपने किया क्या? अगर आप मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो सोलर पावर जनरेशन में आपने क्या काम किया है बताइए। आप अगर, लोग कहते हैं कि बिजली आ रही है, कैसे आ रही है भाई? मैं पूछता हूं कि 9 साल में आपने कोई नया पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया क्या? आप पैसा, केंद्र का पैसा, और आप बिजली खरीद के जनता को देते हैं और नाम कमाते हैं। एक बात बताइए कि इस तेलंगाना का एनुअल बजट कितना है? 2,70,000 से 2,77,000 करोड़ और तेलंगाना पर कर्ज कितना है? 3 लाख करोड़। मुझे तो शर्म आती है कि जिस राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है वो 2 लाख करोड़ का 2,77,000 करोड़ का बजट पास करता है, एनुअल बजट। और ये कर्ज लेके वो, हमारे गांव में एक कहावत है कि कंबल ओढ़ के घी पीना। मतलब आप बुजुर्ग हैं, डॉक्टर ने मना किया कि घी खाओगे तो कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप आदत से लाचार हैं तो कंबल ओढ़ लेते हैं और उसके बाद घी पीते हैं। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट वही कर रही है, कंबल ओढ़ के घी पी रही है। इसको मना है कि यह हानिकारक है, लेकिन आदत से लाचार है, लूटने की आदत है। अब आज टीआरएस को बीआरएस बना दिया और देखिए जो तेलंगाना का भला नहीं कर सका, ये बाप बेटा बेटी का सरकार है, वो देश की जनता का भला करेगी। बिहार को तो मुश्किल से मुक्ति मिला है लालू राज से। एक बार फिर अप्रत्यक्ष नीतीश कुमार ने लालू जी की गोद में बैठकर सरकार बना दी। अब वहां अगर केसीआर टाइप के लोग जाते हैं तो बिहार की जनता केसीआर को तो भाई देख के या तो भाग जाएगी या तो पत्थर मारेगी कि एक से मुक्ति मिलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा आ गया। इसमें चुनाव तो लड़ेंगे ना, तो किस मुंह से जाएंगे? क्या कहने जाएंगे कि 50,000 करोड़ की संपत्ति यहां बनाया, अब 2 लाख करोड़ की वहां बनाएंगे? तो ऐसे लोगों को तेलंगाना के बाहर कुछ नहीं, लेकिन तेलंगाना की बर्बादी का अगर एक कारण है तो केसीआर गवर्नमेंट है। तेलंगाना की जनता को 3 लाख करोड़ से मुक्ति का मार्ग क्या होगा? हमने कोई पावर प्लांट एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया? आज कई जगहों पर अभी जो पावर जनरेशन हो रहा है, स्टेट मॉडर्न स्टेट बनता है। पिछले 9 सालों में कोई बड़ा इंडस्ट्री, कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, कोई आपने ऐसा काम किया हो जो सिग्निफिकेंट हो? 9 साल में 9 काम गिना दीजिए। मैं केसीआर को सैल्यूट करने के लिए तैयार हूं अगर केसीआर के 9 साल में 9 बड़े काम बता सकते। इनका कोई वेलफेयर स्कीम्स को मैं काम नहीं मानता कि हर वेलफेयर स्कीम्स इज रिटेन विथ मैसिव करप्शन एंड लूट, और वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लूट हुआ। तेलंगाना की जनता को ये झूठ की सरकार है। बृहन मुंबई नगर पालिका, वो मुंबई का जो नगर पालिका है उसका एनुअल बजट है 70 करोड़ के आसपास, 70,000 करोड़। तो 70,000 करोड़ तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है और आप 2,70,000 करोड़, मतलब मुंबई की तरह अगर 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो
तो वो तेलंगाना के बराबर का है उसका बजट। तो ये तो हैसियत है तेलंगाना, और इसको पता नहीं, कुछ लोग डेटा में जाते होंगे, देखें तो पता चलेगा कि ये बबल पे बैठा हुआ है तेलंगाना, बुलबुला पर, पानी के बुलबुला पर। जिस दिन ये बुलबुला ब्लास्ट होगा, यहां पर जो झूठ का दिखाया जा रहा है, यहां स्टेट जीएसटी ये लोगों को इतना इंपोज करना पड़ेगा कि आने वाले सरकारों के लिए भी चुनौती होगा। तब ये डेब्ट जो कर्ज है उसकी रिकवरी होगी। कैसे करेंगे? कोई रोड मैप तो बताए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगा? आज जो स्टेट आज पावर जनरेशन नहीं कर सकता है, रोडवेज हाईवेज का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है, सब केंद्र के भरोसे है, नितिन गडकरी के भरोसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे है, और जो बेस्ट वेलफेयर स्कीम्स है वो हमारा तेलंगाना में लागू नहीं है। और ये तेलंगाना की जनता तो भूखे मर जाए अगर नरेंद्र मोदी सरकार का गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न योजना नहीं। तो अनाज देती है नरेंद्र मोदी की सरकार और नाम कमाती है तेलंगाना गवर्नमेंट। अगर कोई तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी कहता है कि हमारे स्टेट में कोई भूखे नहीं मरता, तो ये नरेंद्र मोदी की बदौलत है, इसमें केसीआर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो हमने बताया कि किस तरीके से आर्थिक अराजकता और अघोषित आपातकाल की ओर तेलंगाना बढ़ गया है। और जिन लोगों को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, ये याद कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन एंड अगेंस्ट एंटी नेशनल्स। जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां एंटी नेशनल्स को हमने कैसे ट्रीट किया, दैट इज द मॉडल विच हैज बीन सेट। और भ्रष्टाचार को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। इट इज द वर्क ऑफ द इंडिपेंडेंट एजेंसीज टू वर्क ऑन द फैक्ट, वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जिसके खिलाफ पुख्ता डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए, वो व्यक्ति जेल जाएगा, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो, या फिर केसीआर परिवार का भी कोई व्यक्ति। सिर्फ इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यह तो सपने में भी कोई ना सोचे कि नरेंद्र मोदी कम से कम किसी भ्रष्ट आदमी को बख्शने जा रहे हैं। अगर कोई देश विरोधी ताकत देश के बाहर भी बैठा होगा तो उसको हम पकड़ के लाएंगे और पनिशमेंट देंगे। नहीं तो कोई भले ही अगर जिसको बचना हो तो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की तरह जाकर वो छुप सकता है, लेकिन मौका लगेगा तो उसको भी हम मारेंगे। और अपराधियों के लिए, भ्रष्ट लोगों के लिए और देश विरोधी तत्वों के लिए या तो पाताल लोक में जगह है, या तो समुद्र लोक में जगह है, या फिर जेल के भीतर जगह है। ये तीन जगह सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश में हमने साबित किया है, और जहां कहीं भी हमारी सरकार हमने साबित किया है। और आने वाले समय में अगर तेलंगाना की जनता साथ देगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम आर्थिक अराजकता भी तेलंगाना का खत्म करेंगे, और अघोषित आपात का भी तेलंगाना का खत्म करेंगे, और तेलंगाना को विकास के रास्ते पर ले जाकर नेशनल बेनिस्ट्री में देश का सबसे मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट हम बनाएंगे। ये हम सबका वादा है। और आप सभी को आज के इमरजेंसी डे में, क्योंकि इमरजेंसी के बारे में तो सब लोगों ने पढ़ा है, जाना है, लेकिन इस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पर जो अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है, जो इकोनॉमिक एनार्की है, इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आई मिक्स्ड द टॉपिक and I decided this. Thanks to each one of you for listening to me very presently. I'm not an expert just because I have been a journalist. I could say this much, but my MPhil and PhD is in foreign policy and public diplomacy. तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इतने एक्सपर्ट हैं कि सबको वो जैसे बंदूक का शॉट लगाते हैं, वो बिडेन को भी शूट कर देते हैं, सभी देश के नेताओं को शूट कर देते हैं अपने हाथी जलावी से। तो देश का फॉरेन पॉलिसी तो अभी एक्सट्रीम पे है। वो हॉलीवुड की सिंगर भी गा रही थी एक मंच पे, वीडियो भी सर्कुलेटेड
और नरेंद्र मोदी जी ने क्लैप किया, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आगे बढ़े तो बॉलीवुड की सिंगर उनके पैर छू के आशीर्वाद दिया। अब अफ्रीकन कंट्रीज के प्रेसिडेंट पैर छू के आशीर्वाद देते। नरेंद्र मोदी जी ने इतना तो बता ही दिया कि नमस्ते किया जाता है और चरण स्पर्श भी किया जाता है। तो ये भारतीय कल्चर जिस तरीके से प्रोमिनेंस है, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, लेकिन उस विश्व गुरु बनने के रास्ते में तेलंगाना का भी कुछ साथ मिले, वो आज के हालात में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आर्थिक अराजकता खत्म करके और अघोषित आपातकाल खत्म करके हम निश्चित तौर पर तेलंगाना को विश्व गुरु बनने के रास्ते में भागीदार बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। అందరికీ కూడా డాక్టర్ నిఖిల్ ఆనంద్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఎమర్జెన్సీలో 275 ఉన్నామని చాలా మంది 75 తర్వాత కొంతమంది ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ప్రదర్శన వచ్చారు. మిగతా అందరం కూడా యంగ్స్టర్స్. సో ఈరోజు మరి 25 జూన్ 1975 ఒకరోజు ఇందిరాగాంధీ ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం మీద ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు అనేక మంది జైల్లోకి వెళ్ళారు. మరి ఇక్కడ కూడా మరి కమలాకర్ గారు అని చెప్పేసి కమలాకర్ గారు, కోట్ల కమలాకర్ గారు మరి అప్పుడు జైల్లో ఉన్న వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు కూడా మనందరం కూడా సంపాదించుకున్నాం. సో చాలా విషయాలు, సో ఇప్పుడున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విధానాల పైన, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద మరి అనేక విషయాలు చెప్పినటువంటి డాక్టర్ నిఖిల్ ఆనంద్ గారికి ఒకసారి శాంతిగా నుంచి ఒకసారి గట్టిగా అందరూ కూడా అదేవిధంగా డాక్టర్ విశ్వనాథన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు, అదేవిధంగా అసెంబ్లీ కన్వీనర్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలా మంది డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్, అదేవిధంగా బీజేపీ అదనపు కార్యదర్శి గారు వారు కూడా స్వాగతిస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా పాస్పోర్ట్ కమలాకర్ వేదిక మీద